हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान का राज्यपाल या राज्यपाल का पद। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, संविधान में इनके कौन कौन से प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करें। तो राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के पद की बात करें तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका का हेड होता है। आप इसे याद रखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख साथ ही साथ कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। प्रावधानों की बात करें, अनुच्छेद 153 में क्या प्रावधान है? इसके अनुसार कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन क्या है कि एक राज्यपाल कई राज्यों का भी हो सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद किया गया। इसके तहत क्या एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये कहा गया हमारे अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, अनुच्छेद 153 में। फिर बात करें 154 की अनुच्छेद की, तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हमारे राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं ये किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अर्थात राज्य में जितने भी काम किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, जिसका प्रयोग क्या है? वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। कौन? राज्यपाल। अब हम देखेंगे राज्यपाल के संबंध में नियुक्ति, कार्यकाल और उनके संबंध में प्रक्रियाएं कौन-कौन सी चलती है। सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें राज्यपाल की। इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारंट के द्वारा जारी की जाती है। आप इसे याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कैसे करता है? अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ तहत वो एक वारंट जारी किया जाता है, जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की बात करें तो ये नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पे होती है। केंद्र सरकार चाहे जिसको राज्यपाल बना सकती है। इसलिए राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नामित व्यक्ति माना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक अपने पद का धारण करेगा। सामान्यतः देखें तो कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। समय से पहले चाहे तो सौंप सकता है और 5 साल होने के बाद भी सौंप सकता है। पुनर्नियुक्ति की बात करें, रीअपॉइंटमेंट की बात करें, तो संविधान में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल के उसी राज्य या फिर अन्य राज्य में पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और एक स्थापित प्रक्रिया ऐसा ही होता है कि उसी राज्य में दोबारा लगा दे या फिर किसी अन्य राज्य में भी लगाया जा सकता है। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा अन्य राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। फिर निष्कासन की बात करें तो राज्यपाल के निष्कासन का उल्लेख हमारे 156 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 156 में निष्कासन का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। इसके संबंध में हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, जो हमारे बीपी सिंघल बनाम भारत संघ केस था 2010 में, जिसमें निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से या फिर जानबूझकर निष्कासित नहीं किया जा सकता। मतलब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए रूप में राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। हालांकि इस निर्णय के बाद भी उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद क्या राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करेगा, कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो पद धारण करेगा। फिर देखेंगे हम राज्यपाल की योग्यता और पद की शर्तों के बारे में। देखें तो अनुच्छेद 157 में क्या लिखा गया है? योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी आयु कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दो चीजें होती है, एक तो योग्यता होती है और एक पद हेतु शर्तें होती है। मतलब फार्म भरने के इससे पहले कौन कौन सी चीजें पूरी होनी चाहिए। तो पद हेतु शर्तों की बात करें, इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 158 में किया गया है। वह क्या सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। आप इसे याद रखेंगे कि वह सांसद या फिर विधायक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 एक में लिखा गया है। फिर दूसरी बात, वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये 158 2 में लिखा गया है कि वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वह वेतन, भत्तों, अन्य जो उपलब्धियां होती है या फिर हमारे सरकारी आवास, एक बार जो राज्यपाल बन जाएंगे तो इन सब के लिए अधिकृत होंगे। मतलब ये सब चीजें उन्हें अपने आप ही मिल जाएगी। 158 3 में मिल लिखा हुआ है। अगली बात आती है, यदि राज्यपाल किसी अन्य राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है, वो संभालता है। मतलब एक राज्य का राज्यपाल है, उसे किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी बना दिया जाता है, साथ में अतिरिक्त प्रभाव दिया जाता है, तो उसे वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा। मतलब वेतन की बात करें, वेतन का आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन के केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो वेतन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। और ऐसा हमारे 158
अनुच्छेद 158 3 ए में लिखा गया। कब लिखा गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 में लिखा गया था। फिर बात करें हमारे एक और शर्तों की, तो राज्यपाल की नियुक्ति के पश्चात क्या है? सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसके वेतन और भत्ते क्या कम नहीं किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं एक बार नियुक्ति होने के बाद। शपथ की बात करें 159 में शपथ के बारे में उल्लेख है, तो राज्यपाल क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके द्वारा शपथ ली जाती है राज्यपाल की। शपथ की बात करें तो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा जो वारंट जारी किया जाता है, तो शपथ से पहले राज्यपाल का नियुक्ति पत्र मतलब जो वारंट है, वो राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा पढ़ा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जो मुख्य सचिव पहले वो जो शपथ पत्र है उसे पढ़ेगा, फिर है ना राज्यपाल उनकी शपथ लेगा। शपथ की बात करें तो शपथ में क्या लेता है? वह संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण ऐसी शपथ लेता है। शपथ में वह क्या संविधान की और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 159 में। फिर वेतन और भत्तों की बात करें तो अनुच्छेद 158 3 ए में जो हमारे राज्यपाल है उसके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन हमारा 3,50,000 है। ये वेतन क्या है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अब पेंशन की बात करें तो राज्यपाल को पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। और साथ ही ये क्या है? वह यदि किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभालता है तो वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करता है, मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 में ऐसा जोड़ा गया था 158 3 ए में। अब हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की परंपराएं और अपवादों के बारे में। जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो कुछ परंपराएं उसमें निभाई जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो तरह की परंपराएं काम में ली जाती है, जिनका अक्सर पालन किया जाता है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से कोई बाध्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। पहली परंपरा आती है हमारी बाहरी व्यक्ति, मतलब राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है, और उसे या फिर क्या है, उसे अन्य या फिर किसी बाहरी राज्य से होना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे हमारे सरदार उज्जवल सिंह थे, पंजाब के नागरिक थे लेकिन पंजाब के राज्यपाल बनाए गए। और हरीश कुमार मुखर्जी थे, ये हमारे पश्चिम बंगाल के नागरिक थे और पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल बनाए गए। तो ये हमारा इसका अपवाद है। दूसरा बात करें परंपरा की, तो राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पहले जो राज्य है जहां राज्यपाल लगाया जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री से उस विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन इस परंपरा का अक्सर पालन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, सरकारें अलग अलग होती है, केंद्र राज्य की जब सरकारें अलग अलग होती है तो केंद्र सरकार क्या है या फिर हमारा राष्ट्रपति संबंधित जो मुख्यमंत्री है उससे कोई विचार विमर्श नहीं करता। इससे वजह से क्या होता है, केंद्र राज्य में हमेशा विवाद होते रहते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी तरह के न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिए हैं या नहीं। तो इसमें हमारा एक निर्णय आता है रामेश्वर प्रसाद वाद, ये 2006 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र सरकार के अधीन किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है। मतलब केंद्र सरकार किसी चाहे रोजगार देना चाहे तो उसको कहीं का राज्यपाल बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह क्या है, एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। भले ही किसकी नियुक्ति क्या है केंद्र सरकार करती हो, लेकिन फिर भी यह संवैधानिक पद होता है। फिर बीपी सिंघल बना भारत संघवाद की बात करें 2010 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाने का निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण, मतलब बदले की भावना को देखते हुए नहीं होना चाहिए। फिर भी लास्ट में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उनका पद होगा। तो दो केस थे, रामेश्वर प्रसाद वाद 2006 और बीपी सिंघल बना भारत संघवाद 2010। अब आप ये तो समझ गए होंगे, जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है या उसकी सिफारिश की जाती है। नियुक्ति तो हमारे राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? केंद्र सरकार की। इसके मतलब है कि जो राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का एजेंट होता है। तो बात करें इसके मामले में तर्क और वितर्क, तो केंद्र सरकार के अभिकर्ता या फिर एजेंट के रूप में राज्यपाल की क्या-क्या भूमिका होते हैं, उसके पक्ष में तर्क की बात करें, तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका, मतलब एक तो संवैधानिक प्रमुख होता है और एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। हमेशा इस बात पे बहस होती रहती है। पक्ष में तर्क की बात करें कि हम कैसे माने कि जो राज्यपाल होता है केंद्र सरकार का एजेंट है। पहली चीज नियुक्ति की, कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसका मतलब एजेंट है। प्रसाद पर्यंत की बात करें तो उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिससे वह केंद्र के प्रति जवाबदेह रहता है, मतलब केंद्र सरकार की उसको सुननी ही पड़ती है। फिर विधेयकों पर आरक्षण की बात करें तो वह राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं इनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत क्या, वह राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं इनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। चौथी चीज आती है राष्ट्रपति शासन। वह राज्य में संवैधानिक जो मशीनरी है इसकी विफलता पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, कि राज्यपाल को जब लगता है अनुच्छेद 356 के तहत
कि भैया राज्य की जो मशीनरी है, कार्यपालिका या विधायिका है, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि भैया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। फिर प्रशासनिक निर्देशों का क्रियान्वयन, तो राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक निर्देश होते हैं, इनका क्रियान्वयन किया जाता है अनुच्छेद 256, 257 के तहत। फिर केंद्र सरकार का 2015 का आदेश की बात करें, तो राज्यपाल को विदेश यात्रा से पहले, कब? राज्यपाल को विदेश यात्रा से पहले इसकी सूचना किसको? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों को देनी पड़ेगी। इसका मतलब संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन फिर भी पूछ-पूछ के काम करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देख के लगता है कि राज्यपाल क्या है, केंद्र सरकार का एजेंट नहीं है। जैसे विपक्ष में तर्क देखें, तो पहली बात देखें तो संवैधानिक पद है। तो राज्यपाल क्या है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है, अनुच्छेद 153 के तहत, न कि कोई केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, जिसको चाहे जैसे काम में ले ले। फिर शक्ति के स्रोत की बात करें, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, इनका स्रोत संविधान है, न कि केंद्र सरकार उनको शक्तियाँ देती है। वेतन और भत्तों की बात करें, केंद्र सरकार ने उसे वेतन नहीं देती है, उसे वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। फिर शपथ की बात करें, तो वह संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, न कि केंद्र सरकार की सेवा की शपथ लेता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय की बात करें, तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाद है, उसमें निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनमाने ढंग से या फिर जानबूझकर निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि राज्यपाल क्या है, केंद्र सरकार का कोई एजेंट नहीं है। वर्तमान में देखिए नियुक्ति प्रक्रिया पर जो सिफारिशें दी गई थी कुछ समितियों के द्वारा, उसके बारे में बात करें, तो राज्यपाल की नियुक्ति को गैर राजनीतिक और निष्पक्ष बनाने के लिए कई आयोगों ने सिफारिश दी थी, कई बार परीक्षा में आता है। जैसे एक सरकारी आयोग है, सरकारी नहीं है, सहकारी आयोग सरकारी आयोग है 1988 का। उसमें क्या कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि राज्यपाल की जब भी नियुक्ति की जाएगी, तब मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। ये सरकारी नहीं, सरकारिया है। ये इसमें या शब्द हो गए, या भी शब्द आएगा इसमें लास्ट में, आप इसे याद रखें, सरकारी आयोग। और क्या बिंदु थे सरकारी आयोग की? इसमें राज्यपाल को जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं किसी को उठाया और किसी को राज्यपाल बना दिया। मतलब किसी न किसी तरह से तो वो उत्कृष्ट व्यक्ति होना ही चाहिए। तो पुंछी आयोग था 2010 का, उसने क्या सिफारिश दी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। कि मतलब ऐसे नहीं है कि केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री की इच्छा से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाना जाता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाना चाहिए। अब बात करें कॉलेजियम की, तो कॉलेजियम में हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, इस तरह लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। उनके विचार विमर्श के पश्चात ही क्या है, राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सिद्धांत को हटा करके राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति की जब इच्छा हुई तब राज्यपाल को हटा दिया है। इसके लिए क्या, राज्यपाल के लिए भी महाभियोग का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब पक्ष और विपक्ष। मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए या फिर चुनाव होना चाहिए। दो चीज होती है कि एक तो नियुक्ति होती है और एक चुनाव होता है। तो इसकी बात करें, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के पक्ष और विपक्ष में तर्क की बात करें, तो पक्ष में तर्क की बात करें कि नियुक्ति होनी चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तर्क मुख्य बात इस बात पे जोर देते हैं कि वर्तमान प्रक्रिया संघीय एकता बनाने और हमारे संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। पहला कारण है कि नियुक्ति होनी चाहिए, न कि चुनाव। क्यों? क्योंकि केंद्र का राज्य पर इससे प्रभावी नियंत्रण होता है। तो राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति होता है, जिससे केंद्र सरकार को अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकने और जो राष्ट्रीय एकता है उसको सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। दूसरी बात देखिए, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां तो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। जब वो कुछ काम करता ही नहीं है, तो उसके लिए चुनाव क्यों कराए जाने चाहिए? तो राज्यपाल का अप्रत्यक्ष निर्वाचन या राज्य की नियुक्ति अनावश्यक है। फिर राजनीतिक तटस्थता की बात करें, तो वर्तमान प्रक्रिया के तहत राज्यपाल को राज्य की स्थानीय राजनीति से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। वर्तमान प्रक्रिया तो यही कहती है कि राज्य की स्थानीय राजनीति उससे अलग बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। उससे उसे निर्णय लेने में अधिक तटस्थता बनाए रखने में मदद मिलती है। फिर विवादों में कमी, यदि राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की तरह निर्वाचित होगा, मतलब उसका भी चुनाव होगा, तो राज्य में दो समानांतर सत्ता केंद्र बन जाएंगे कि राज्यपाल कुछ और कहेगा, राष्ट्र मुख्यमंत्री कुछ और कहेगा, जिससे क्या दोनों के बीच में अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या प्रशासन में गतिरोध भी बढ़ जाएगा।
फिर सहयोग और समन्वय की बात करें तो राज्यपाल क्या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र और राज्य दोनों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करने में सहायक है, मतलब दोनों में मदद करता है, केंद्र राज्य दोनों के बीच में। फिर राज्य में अनावश्यक व्यय पर रोक, तो राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया में होने वाले जो अनावश्यक व्यय होता है उससे बचा जा सकता है, चुनावी खर्चे से बचा जा सकता है, क्यों इसीलिए क्या नियुक्ति की जाती है, जिससे क्या भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें तो टाला ही जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि भारत के पास तो वैसा ही पैसे कम है। अब बात करें विपक्ष में तर्क, मतलब चुनाव होना चाहिए न कि लगाया जाना चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। ये तर्क है मुख्य रूप से राज्यपाल पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और राज्य की स्वायत्ता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। जैसे नियुक्ति की बजाय क्या चुनाव होने चाहिए, इससे क्या होगा, केंद्र का जो अनावश्यक हस्तक्षेप है वो रुकेगा। राज्यपाल का केंद्र के एजेंट या अभिकर्ता के रूप में काम करता है, जिससे क्या राज्यों के मामलों में केंद्र सरकार का अनावश्यक और जो मनमाना हस्तक्षेप है ये बढ़ता है, जो भारतीय संघवाद के सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए उसका चुनाव होना चाहिए न कि नियुक्ति। राजनीतिकरण की बात करें, अक्सर राज्यपाल पर पद पर क्या है, वृद्ध या फिर हमारे जो सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, जो इस पद संवैधानिक पद को क्या वृद्ध राजनीतिज्ञों के हेतु चारागाह, मतलब जो ऐसे नेता जो बूढ़े होते जा रहे हैं उनको क्या कहीं न कहीं का राज्यपाल बना दिया जाता है। आप इसको देख सकते हैं सभी सभी जगह। जनता से जुड़ाव का अभाव की बात करें तो राज्यपाल क्या बाहरी व्यक्ति होता है, राज्य से बाहरी व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति होने के कारण उसका क्या स्थानीय जनता की समस्याओं और राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं इनसे लगाव या फिर जुड़ाव नहीं हो न के बराबर होता है, इसीलिए क्या उसका चुनाव होना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री की अनदेखी, तो नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने की जो परंपरा है इसका उल्लंघन किया जाता है, जिससे हमारे राज्यपाल और राज्य सरकार है इन दोनों के बीच में अविश्वास पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के विपरीत जो हमारे विपरीत काम करने वाला जो व्यक्ति होता है कई बार उसको राज्यपाल बना दिया जाता है। ये शक्ति के दुरुपयोग की बात करें तो राज्यपाल क्या केंद्र सरकार के इशारे पर अपनी शक्तियां, मतलब 200 अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को आरक्षित करना और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, तो इस तरह के दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा हमारे तमिलनाडु केस के अंदर हुआ था हाल ही में। फिर संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचन बात करें, जब राष्ट्रपति जो हमारे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा क्यों की जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक राज्य का और केंद्र का संवैधानिक प्रमुख है, तो दोनों के ही निर्वाचन होने चाहिए, इससे क्या राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ सकती है, इसीलिए कहा गया है कि उसका चुनाव होना चाहिए। अब हमने कुछ चीजें देख ली राज्यपाल के संबंध में, अब देखेंगे राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, मतलब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल की पावर्स। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वित्तीय मामलों में बहुत सारी शक्तियां रखता है, साथ ही क्या कुछ मामलों में से स्व विवेक मतलब डिस्क्रिशन पावर्स भी होती है, मतलब कुछ काम करने के लिए उसको स्व विवेक का अधिकार भी दिया गया है। जैसे एक एक करके देखें, सबसे पहले राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करें, राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होता है और वो किन किन की नियुक्तियां करता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें अनुच्छेद 164 एक में, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 164 एक में। फिर जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनकी बात करें तो बिहार को मतलब पहले बिहार भी इसके अंदर था कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ये 4 राज्य थे। इन राज्यों में क्या है जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता था। लेकिन 94 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे बिहार को इससे बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में इतनी जनजातियां नहीं है। क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और वो जनजातियां झारखंड में चली गई। फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें अनुच्छेद 165 की, तो राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता कौन होता है ये तो पता ही होगा आपको, महाधिवक्ता होता है राज्य के एक तरह से वकील होता है राज्य सरकार का। फिर अन्य नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल क्या है आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें कुलाधिपति की, तो राज्यपाल क्या है राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित सभी राज्य के विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति होता है, मतलब चांसलर होता है। जैसे राजस्थान में लगभग 24 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या चांसलर कौन है, हमारे राज्यपाल। तो अध्यक्ष से संरक्षक की बात करें तो बहुत सारे बोर्ड और संस्थाएं होती हैं जिनका अध्यक्ष से संरक्षक होता है हमारा राज्यपाल, जैसे कि
हमारे अध्यक्ष किस-किसका है? ये हमारे राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, इसका अध्यक्ष है। संरक्षक हमारे राजस्थान स्काउट गाइड संघ। तो इस तरह हमने कार्यपालक शक्तियाँ के बारे में देखा, जो हमारे राज्यपाल की थी एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, जो उसे के विधायी कार्यों में व्यापक शक्तियाँ इसीलिए उसको मिली गई। मतलब राज्यपाल क्या है? राज्य विधानमंडल का एक वो अभिन्न अंग होता है, जो उसे क्या है? विधायी कार्यों में व्यापक शक्तियाँ देता है। जैसे मनोनयन की बात करें नॉमिनेशन की, तो वो क्या करता है? विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये सदस्य क्या है? बहुत सारे क्षेत्रों से आते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा। ये क्षेत्र है जिनसे क्या 1/6 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में मनोनीत करता है। और ऐसी पावर राज्यपाल को दी गई है अनुच्छेद 175 5 171 5 में। फिर विधानसभा के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये अनुच्छेद 174 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो विधानसभा की बैठकों के जो सत्र है वो आहूत करता है, उनका सत्रावसान करता है और विधानसभा का विघटन करता है। यह हमारे राज्यपाल की शक्तियां हैं। फिर अभिभाषण की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो प्रारंभिक अभिभाषण अनुच्छेद 175 में उल्लेख है। वह क्या सदन में भाषण दे सकता है। प्रारंभिक अभिभाषण मतलब साल का पहला और सरकार का पहला दोनों भाषण क्या होते हैं हमारे राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विशेष अभिभाषण की बात करें तो अनुच्छेद 176 में इसका उल्लेख है। मतलब वह आम चुनाव के बाद पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। इसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 176 के तहत इसको बताया गया है। फिर पीठासीन अधिकारी का प्रभाव अनुच्छेद 180 की तो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यदि पद खाली हो तो वह किसी भी सदस्य को अध्यक्ष का पद सौंप सकता है। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो वह विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकता है। फिर अयोग्यता पर निर्णय अनुच्छेद 192 की बात करें तो विधायकों की अयोग्यता के संबंध में मामलों में भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर अंतिम निर्णय लेता है। ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न कि यदि कोई भी विधेयक विधायक है या विधायक है वो अयोग्य साबित होता है तो राज्यपाल निर्णय लेगा, लेकिन स्वयं नहीं ले सकता। वह राष्ट्र जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके सलाह लेने के बाद वह निर्णय लेता है कि वह अयोग्यता सही थी या नहीं। फिर विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 200 के तहत वह जो हमारे राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक होते हैं उनको अनुमति दे सकता है। मतलब अनुमति देते ही वह विधेयक क्या कानून बन जाएगा। या फिर उसको समझ में नहीं आता तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा दिया जाता है। मतलब धन विधेयक के अलावा सबको लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो राज्यपाल क्या है वापस नहीं लौटा सकता है। इसके कारण क्या है? क्यों? क्योंकि धन विधेयक होता है वो राज्यपाल से पूछने के बाद ही जो सदन के अंदर पेश किया जाता है, इसलिए उसको वापस नहीं लौटा पाता वो। फिर बात करें राष्ट्र विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, मतलब राष्ट्रपति हेतु आरक्षण का आधार। यदि विधेयक क्या असंवैधानिक है, क्या यदि विधेयक क्या असंवैधानिक है, राष्ट्रीय महत्व का है, मतलब ऐसा नहीं राज्य से संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व का है, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा होता है या फिर संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पे क्या है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कि इस पे साइन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये हमारे अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को दी जाती है। जैसे जब विधानमंडल में सत्र चल नहीं रहा हो, मतलब जब विधानमंडल सत्र में ना हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश उसी तरह कार्य करता है। मतलब उसमें उतना ही बल होता है जो विधानमंडल के अधिनियम में होता है। अब तक राजस्थान में कौन कौन से अध्यादेश जारी किए गए? सारे तो देखने की जरूरत नहीं, लास्ट के 3 साल को देख लेते हैं। जैसे 2022 के अंदर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया, विधेयक हमारे 15 जारी हुए थे। 2023 में एक अध्यादेश और 34 विधेयक पास किए हमारे राज्यपाल ने। 2024 के अंदर 3 अध्यादेश और 6 विधेयक पास किए हैं। तो इस तरह देख सकते हैं अध्यादेश और जो विधेयक है राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए उनकी संख्या। अब हम देखेंगे राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां उनके बारे में। सबसे पहले बजट का अनुमोदन की बात करें तो राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का जो बजट है जिसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये विधानसभा के सामने रखा जाए। ये हम कौन सुनिश्चित करता है? राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि हर साल राज्य का बजट है विधानसभा के सामने रखा जाना चाहिए। फिर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को विधानसभा में केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। विधान सभा या थोड़ा अलग हो गया, लेकिन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति होगी, उसके बाद ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक को। और धन विधेयक में क्या होता है? नए टैक्सेस या फिर करों से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं।
फिर अनुदान की मांगों की बात करें तो अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए राज्यपाल की सिफारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अनुदान की मांग यदि कोई करता है तो मतदान के लिए राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। फिर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो वह हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है 243 आई और वाई के तहत। फिर आकस्मिकता निधि की बात करें तो वह राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी फंड है, उससे अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम दे सकता है कि अचानक कोई खर्चा आ जाए तो आकस्मिकता निधि है राज्य की, वहां से क्या कुछ खर्चों के लिए पैसा निकालने की अनुमति दे सकता है। फिर बात करें राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति है उनके बारे में, जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करें तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंदर दी गई है। तो राज्यपाल को राज्य के कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए, वे राज्य के कानून है उनके विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, निलंबित करने या कम करने या हटाने की शक्ति मिली हुई है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है, निलंबित मतलब उसको कुछ समय के लिए उसकी सजा को रोक सकता है, कम कर सकता है, हटा भी सकता है। ये सारी शक्तियां हमारे राज्यपाल को दी गई। लेकिन कुछ शक्तियां राज्यपाल को नहीं है, जैसे राज्यपाल को मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल जो हमारे सेना जो न्यायालय है उनके मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। मतलब यहाँ पे ये शक्ति, ये सजा मिली हुई है, ठीक है, तो राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास है कि कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति क्या है राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन में क्या होता है, तो ट्रिकी क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, जैसे मृत्युदंड, जैसे कोर्ट मार्शल के मामले में तो राज्यपाल को कोई शक्ति है ही नहीं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है कि वह समाधान कर सकता है। लेकिन राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता क्या, ऐसा नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, लेकिन मृत्युदंड के मामले में वह निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है, हटा तो नहीं सकता, लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सजा को कम कर सकता है। जैसे मृत्युदंड को हटा करके जैसे उम्र कैद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से तो माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है इसके मामले में, उसको पूरी तरह से माफ नहीं करेगा, लेकिन सजा को कम कर सकता है। फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें अनुच्छेद 233 के तहत, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के संबंध में प्रावधान कर सकता है। प्रावधान मतलब नियुक्ति कर सकता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह प्रदान करता है, या राष्ट्रपति को बताता है कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे-कैसे और किस-किस को की जानी चाहिए। फिर हम बात करें राज्यपाल की जो स्वयं विवेक शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके बारे में बात करें। राज्यपाल को कुछ मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह के बिना अपने विवेक से काम करने का अधिकार है, और ये अधिकार कहाँ मिले हुए हैं, हमारे 163 2 के अंदर, अनुच्छेद 163 2 के अंदर ये अधिकार मिले गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति बात करें अनुच्छेद 164 की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें अनुच्छेद 164 की, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, मतलब ऐसा हो तब क्या त्रिशंकु विधानसभा हो, तो गठबंधन या सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय कौन लेता है, हमारे राज्यपाल। तो बात करें मंत्रिपरिषद का निष्कासन की, यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना विश्वास खो देती है तो ये और त्यागपत्र नहीं देती है तो हमारे पूरी मंत्रिपरिषद का निष्कासन कर सकता है हमारा राज्यपाल। तो विधानसभा के विघटन की बात करें अनुच्छेद 174 के तहत, यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है तो विधानसभा को विघटित करने का निर्णय भी ले सकता है। कौन, राज्यपाल विधानसभा को भी विघटित कर सकता है। फिर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा या सिफारिश की बात करें अनुच्छेद 356 के तहत, तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता होने पे, क्या राज्य में संवैधानिक जो मशीनरी है इसकी विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो विधेयकों का आरक्षण की बात करें अनुच्छेद 200 के तहत, तो विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है राज्यपाल। सूचना प्राप्त करने की बात करें तो अनुच्छेद 167 के तहत, तो मुख्यमंत्री से विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति देना, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति दे सकता है, जैसे हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और कर्नाटक में ये जो येदियुरप्पा जी थे उनके खिलाफ हमारे राज्यपाल ने अनुमति दी थी कि भैया एफआईआर कर दो उनके खिलाफ। फिर अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल को बहुत सारी विशेष शक्तियां दी गई है, जैसे हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में विकास बोर्डों की स्थापना और विधि स्थापना के या फिर विधि स्थापना के संबंध में विशेष जिम्मेदारी निभाई जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अब हम देखेंगे राज्यपाल के संबंध में कौन-कौन से संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि अब तक तो हमने देखा सब कुछ मिक्स था,
लेकिन अब हम केवल प्रॉपर संविधान में हमारे कौन-कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के संबंध में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट लिस्टेड देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा देखने से क्या है, हमारे एक ही जगह पे सारे प्रावधान दिख जाएँगे। देखेंगे राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक अनुच्छेद और उनके संशोधन। तो भारत के संविधान में राज्यपाल से संबंधित कौन-कौन से प्रावधान है? भाग 6 में अनुच्छेद 153 में लिखा गया है राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। शक्ति हमने पहले देख ली है। इस संशोधन में क्या है? यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 154 की बात करें, इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति की बात करें तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग किसके अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार करेगा। फिर अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल के पद का कार्यकाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब 5 साल के लिए काम करता है नॉर्मली। अनुच्छेद 157 की बात करें, 5 साल लिखा हुआ कहीं नहीं है। अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं कौन-कौन सी होनी चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। अनुच्छेद 158 की बात करें, अनुच्छेद 158 क्या कहता है कि राज्यपाल की कार्यालय की शर्तें कौन-कौन सी होनी चाहिए? शर्तें की बात करें तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 158 में। अब इसमें क्या 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया है, क्या जोड़ा गया? इस संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसके वेतन और भत्तों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात में उन राज्यों के बीच में बाँट दिया जाएगा, जिन राज्यों में उनका राज्यपाल बनाया गया है। अनुच्छेद 161 की बात करें तो क्षमादान की शक्तियाँ, राज्यपाल को राज्य के कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा को माफ करने, निलंबित करने या कम करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करें, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करने वाले जो मामले इनको छोड़ करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। कुछ मामले हैं जिसमें राज्यपाल अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता, उन सबको छोड़ दो, नहीं तो बाकी सारे कार्य वह मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पे भी काम करेगा। सलाह पर ही करेगा। अनुच्छेद 164 की बात करें तो मंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करें तो इस संशोधन ने राज्य मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। ये का यह भी जोड़ा गया है कि दल बदल कानून के तहत अयोग्य व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो दल बदल का कानून है उसके लिए अयोग्य साबित किया गया है तो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। तो अनुच्छेद 164 में प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे राज्यपाल के संबंध में, जैसे अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति देना, तो राज्यपाल विधेयकों को सहमति दे सकता है, रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। अनुच्छेद 201 की बात करें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक क्या है? यह राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर कार्रवाई करने की शक्ति देता है। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या है? राज्यपाल के द्वारा जो आरक्षित विधेयक है, जो राष्ट्रपति को भेजे गए, उन पे क्या कार्रवाई करनी है तो राष्ट्रपति सोचेगा। अनुच्छेद 213 की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, जब विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्यपाल क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है और इनका प्रभाव उतना ही होगा जो विधानसभा के द्वारा जारी किए गए विधेयक या कानून का होता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य में शासन की विफलता की घोषणा कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। फिर 44 संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो इस संशोधन ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि और इसकी घोषणा के लिए न्यायिक समीक्षा के संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया और उसमें बदलाव किए। पहले ऐसा होता था किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो उनका क्या है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यदि दुर्भावनापूर्ण राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने कुछ बहुत सारे प्रावधान देख लिए, शक्तियां देख ली राज्यपाल के संबंध में। अब राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन कौन से थे उनकी बात करें तो भाग 1 में तो हम राज प्रमुखों के बारे में देखेंगे, भाग 2 में हम राज्यपालों के बारे में देखेंगे।
तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, तो वो विभिन्न चरणों में हुआ था। तो हम पहले तो राज्य प्रमुख के बारे में देखेंगे, फिर राज्यपालों के बारे में देखेंगे। पहले राज्य प्रमुख की बात करें, तो 1949 से 1956 तक हमारे राज्य प्रमुख रहे थे। तो राजस्थान का एकीकरण बहुत चरणों में हुआ था, मतलब 7 चरणों में हुआ था, जिसके दौरान क्या राज्य प्रमुख का पद सृजित किया गया था और ये पद हमारे 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान के निर्माण के साथ ही शुरू कर दिया गया था और 1 नवंबर 1956 को राज्य का जब पुनर्गठन कंप्लीट हुआ था, तब तक हमारे राज्य का राज्यपाल का पद रहा था। अब देखेंगे राज्यपाल के पद की, तो हमारे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के। उनका कार्यकाल था 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। ये हमारे राज प्रमुख रहे थे। इनके समय के जो मुख्यमंत्री कौन-कौन थे? हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये हमारे कुछ जो मुख्यमंत्री थे उनके टाइम के। इनके समय कौन-कौन सी विशेषताएं घटी थी? तो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे, वो जयपुर के अंतिम शासक भी थे। उनके कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, मतलब सातों चरण इनके समय में पूरा हुआ था और 1951-52 के आम चुनाव भी इन्हीं के समय कराए गए थे। तो हमारे राज प्रमुख थे। अब हम देखेंगे राजस्थान के राज्यपालों के बारे में। 1 नवंबर 1956 से अब तक चलते आ रहे हैं। तो राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज प्रमुख का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया और एक नया पद राज्यपाल उसको शुरू किया गया। एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहले राज्यपाल थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक रहे। इनके समय मुख्यमंत्री थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी यही थे। उन्हीं के टाइम पे पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर में 1959 में किया गया था। फिर अगले राज्यपाल आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और ये क्या थे? प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, विद्वान थे। 1967 में उनके कार्यकाल में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब से कब तक? 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगले राज्यपाल आते हैं सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह की बात करें तो 16 अप्रैल 1967 से 30 जून 1972 तक ये राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां। बात करें इनकी हुकुम सिंह की, तो ये हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। 1962 से 1967 तक रहे। बात करें जोगेंद्र सिंह, अगले राज्यपाल 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक राज्यपाल रहे। इनके समय पर मुख्यमंत्री थे बख्तुल्ला खां और हरदीप जोशी। बात करें उनके कार्यकाल की, तो उनके कार्यकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन मतलब 30 अप्रैल से 22 अक्टूबर 1977 तक हमारे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर वेदपाल त्यागी की बात करें, जिनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। तो 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक राज्यपाल बनाए गए। उनके समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। राजस्थान राज्य जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उनके पूर्व न्यायाधीश रहे थे हमारे वेदपाल त्यागी। फिर आते हैं हमारे रघुकुल तिलक, ये 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहे थे। भैरव सिंह शेखावत इनके समय के मुख्यमंत्री है। बात करें रघुकुल तिलक की, तो उनके कार्यकाल में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 17 फरवरी से 6 जून 1980 तक। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्हें पद से हटाया गया था, मतलब निष्कासित किया गया था। कौन थे? हमारे रघुकुल तिलक। इनके समय की खास घटना है कि उन्होंने क्या राजस्थान आरपीएससी के सदस्य के रूप में भी काम कर रखा है। रघुकुल तिलक की बात करें, उन्होंने क्या कर रखा है? आरपीएससी के सदस्य के रूप में भी काम कर रखा है। फिर आते जगत नारायण, जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। 8 अगस्त 1981 से 6 अगस्त 1982 तक राज्यपाल रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे जगत नारायण, जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर ओपी मेहरा की बात करें, तो 6 अगस्त 1982 से 4 जनवरी 1985 तक ये राज्यपाल रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर और जो हमारे ओपी मेहरा थे, ये वायुसेना प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। तो वसंत राव पाटिल की बात करें, तो 20 नवंबर 1985 से 15 अक्टूबर 1987 तक रहे। हरदेव जोशी इनके समय के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे कौन? वसंत राव पाटिल। ये इस पद पे काम कर चुके हैं। फिर रामदेव प्रभाकर की बात करें, ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया इन्होंने। 26 जनवरी 1988 से 20 फरवरी 1989 तक काम किया। शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी ये इनके समय के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कोई खास काम नहीं किया। फिर जगन्नाथ पहाड़ी की बात करें, तो 20 फरवरी 1989 से 3 फरवरी 1990 तक ये राज्यपाल रहे। इनके समय हमारे हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत ये हमारे मुख्यमंत्री रहे थे और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए। बात करें देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की बात करें तो 15 फरवरी 1990 से 5 फरवरी 1991 तक ये राज्यपाल रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे और राजनीतिज्ञ थे।
बी सत्यानारायण रेड्डी की बात करें तो 6 फरवरी 1991 से 30 जुलाई 1993 तक राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और उनके कार्यकाल में चौथा राष्ट्रपति शासन मतलब 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। किनके समय पे? बी सत्यानारायण रेड्डी। फिर आते हैं बलीराम भगत, तो 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक राज्यपाल थे। भैरव सिंह शेखावत इनके समय के मुख्यमंत्री थे और हमारे बलीराम भगत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे 1976 से 1977 तक। दरबारा सिंह 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक जो राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। बात करें दरबारा सिंह की तो ये पद पे रहते हुए उनका निधन हो जाता है, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए निधन होता है, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल था। फिर एन एल टिब्रेवाल जो हमारे कार्यवाहक थे, तो 25 मई 1998 से 15 जनवरी 1999 तक राज्यपाल रहे। भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत इनके समय के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे हमारे कौन? एन एल टिब्रेवाल जो हमारे कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर अंशुमान सिंह की बात करें तो 16 जनवरी 1999 से 14 मई 2003 तक राज्यपाल रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। फिर आते हैं हमारे निर्मल चंद्र जैन, तो 14 मई 2003 से हमारे जो 22 सितंबर 2003 है, क्या है 22 सितंबर 2003 तब तक हमारे राज्यपाल रहे थे कौन? निर्मल चंद्र जैन। इनके समय के मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे और इनका भी पद पे रहते हुए निधन हो जाता है कौन? निर्मल चंद्र जैन। कैलाशपति मिश्र की बात करें, कैलाशपति मिश्र की बात करें तो 22 सितंबर 2003 से 14 जनवरी 2004 तक ये राज्यपाल रहे। इनके समय के मुख्यमंत्री थे हमारे वसुंधरा राजे और कैलाशपति मिश्र बिहार और गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर आते हैं मदन लाल खुराना, तो 14 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2004 तक राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री थे हमारे वसुंधरा राजे इनके समय और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर टीवी राजेश्वर की बात करें, टीवी राजेश्वर की बात करें तो 8 नवंबर 2004 से 24 अक्टूबर 2007 तक ये राज्यपाल रहे। वसुंधरा राजे इनके समय की मुख्यमंत्री थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक भी रहे, मतलब आईबी के पूर्व निदेशक थे। एस के सिंह की बात करें तो 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक ये इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत इनके समय के मुख्यमंत्री थे और ये भी क्या पद पे रहते हुए उनका निधन हो जाता है। फिर आते हैं अगले राज्यपाल प्रभाराव, प्रभाराव की बात करें 2 दिसंबर 2009 से 26 अप्रैल 2010 तक इनका राज्यपाल का पद रहा। इनके समय के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाला था और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन थी? प्रभा राव, महिला, पहली महिला। बात करें शिवराज सिंह पाटिल अगले राज्यपाल, 27 अप्रैल 2010 से 11 मई 2012 तक इनका जो कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और पंजाब का राज्यपाल रहते हुए राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। साथ ही साथ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। फिर मार्गरेट अल्वा, तो 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इनके समय के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भी ये रह चुके। कौन? मार्गरेट अल्वा। फिर राम नाईक की बात करें जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला था, तो 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। बात करें इनकी राम नाईक की, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए अतिरिक्त प्रभार संभाला था इन्होंने। अगले राज्यपाल आते कल्याण सिंह, 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक रहे। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत इनके समय के मुख्यमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कल्याण सिंह। फिर आते हैं मेरे कलराज मिश्र, कलराज मिश्र की बात करें तो 9 सितंबर 2019 से 30 जुलाई 2024 तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। इनके समय के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा। उनके कार्यकाल में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी और उन्हें पदोन्नति के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में जाना जाता है कि उनको प्रमोट किया गया, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। फिर हमारे वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े की बात करें तो 31 जुलाई 2024 को से लेके अब तक हमारे राज्यपाल है हमारे किशन राव बागड़े। मुख्यमंत्री है हमारे भजनलाल शर्मा, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को पदभार संभाला। कई बार परीक्षा में 31 जुलाई 2024 वाला पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो राज्यपालों के संबंध में सारे प्रावधानों के बारे में देखा, शक्तियों के बारे में देखा, राजस्थान के जो राज्यपाल और राज्य प्रमुखों की सूची और उनकी विशेषताओं के बारे में देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।